हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग एग्रीकल्चर। कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं कृषि पर, यानी कृषि का कौन सा फसल किस मौसम में होगा, ठीक है, कौन से फसल के लिए कौन सी जलवायु अनुकूल है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन इनपुट्स जो हैं, ठीक है, प्राकृतिक जो कारक हैं और जो मानव निर्मित कारक हैं, ये क्या प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्लास 8 ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर 4 का सेकंड वीडियो देख रहे हैं, दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज कन्फाइंड टू ओनली सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर फेवरेबल कंडीशन एग्जिस्ट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। इसमें देखेंगे तो हम हर जगह विश्व में कृषि नहीं हो पाती है, कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं वहीं पे एग्जिस्ट करता है एग्रीकल्चर को, ठीक है, बढ़ावा मिलता है, एग्रीकल्चर कर पाते हैं। जैसे इसको प्रभावित करने के लिए दो फैक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दो यहाँ पर फैक्टर की बात करेंगे। एक है फिजिकल फैक्टर, जिसको हिंदी में प्राकृतिक कारक कहते हैं, और सेकंड है ह्यूमन इनपुट। जो ह्यूमन इनपुट है वो भी काफ़ी हद तक इसको इफ़ेक्ट करते हैं, जिसको हम मानव निर्मित कारक बोलते हैं, यानी कि मानव भी काफ़ी हद तक कृषि को प्रभावित करता है। फिजिकल फैक्टर की बात करें तो प्राकृतिक फैक्टर जो है, इसमें मुख्य रूप से हम टोपोग्राफी, स्थलाकृति, किसी भी स्थान की स्थलाकृति क्या है, टोपोग्राफी कैसी है, वो कैसे प्रभाव डालती है कृषि पर, सॉइल यानी कि मिट्टी क्या है, मिट्टी कैसे इफ़ेक्ट डालती है एग्रीकल्चर पर, वाटर का क्या रोल है और क्लाइमेट का क्या रोल है, इन सभी के बारे में एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है टोपोग्राफी, यानी कि स्थलाकृति, लैंडफॉर्म्स क्या है। टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस इज़ द वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें टोपोग्राफी का काफ़ी अधिक रोल होता है, काफ़ी अधिक इफेक्ट डालता है। जैसे कोई स्थान, जो लैंड है वो क्या फ्लैट है या प्लेन्स है या माउंटेनियस रीजन है या डेजर्ट एरिया है, ठीक है, या फिर कोई वैली है, तो ये इफ़ेक्ट डालती है कृषि पर। जैसे हम घाटी में तो कृषि नहीं कर सकते, काफ़ी मुश्किल होगा, या पहाड़ी क्षेत्रों में, तो आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ पर टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार जो खेती होता है, इस तरह की खेती अपनाई जाती है। यहाँ पर फिगर में आप देख रहे होंगे, ये टेरेस फार्मिंग का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार हम टेरेस फार्मिंग जो होता है वो माउंटेनियस रीजन में देखते हैं। फ्लैट एरिया अगर है, प्लेन्स एरिया है, तो वहाँ पर कृषि की अच्छी हम कह सकते हैं कि तरीक़ों को अपना सकते हैं, कृषि काफ़ी बेहतर होता है, ठीक है। और प्लेट्यू एरिया है तो वहाँ भी मुश्किल होता है। तो लैंडफॉर्म जो होता है, टोपोग्राफी जो होता है, ये काफ़ी हद तक कृषि को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई माउंटेनियस रीजन है या ढलाव क्षेत्र है तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सॉइल, यहाँ पर सॉइल होगा दोस्तों, सॉइल इरोजन काफ़ी होता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि ढलाव भूमि है तो बारिश की वजह से, हवाओं की वजह से, ठीक है, इनके वजह से, लैंडस्लाइड्स की वजह से काफ़ी अधिक सॉइल इरोजन होता है, जिसमें कृषि करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। सेकेंड है सॉइल, मृदा। सॉइल की बात करें तो सॉइल टाइप एंड क्वालिटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। सॉइल का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है कि कृषि जो है वो किस प्रकार की होगी, किस प्रकार के फसलों को हम किस प्रकार की सॉइल में कल्टीवेट कर पाएंगे। जैसे एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, आप सभी को पता होगा, काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है, और ये रिच है ह्यूमस के संदर्भ में। तो ह्यूमस काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है। और एलुवियल सॉइल में हम किसी प्रकार के फसल को लगा सकते हैं, ठीक है, हम चाहे जो भी फसल लगाएं वो एलुवियल सॉइल में उसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या है कि ये रिच होता है ह्यूमस में। यहाँ पर अनेक प्रकार के सॉइल दिए गए हैं, एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी जो जल के द्वारा ढोकर लाई जाती है, नदियों के द्वारा, रिवर के द्वारा, ठीक है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, और यहाँ पर एरिड सॉइल और माउंटेनियस सॉइल दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के सॉइल हैं। तो सॉइल जो होता है वो काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है क्रॉप कल्टीवेशन में।
जैसे लेटराइट सॉइल जो होता है ये लो होता है काफ़ी फर्टिलिटी में, इसकी उत्पादक क्षमता जो होती है काफ़ी लो होती है, ठीक है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, जो पोषक पदार्थ न्यूट्रेंट हैं मिट्टी के अंदर वो काफ़ी, ठीक है, कम पाए जाते हैं, जिससे ये काफ़ी फर्टाइल नहीं होती है, अधिकतम फर्टाइल नहीं कर पाती है। तो मिट्टी का रूप भी कैसा मिट्टी है उस प्रकार के फसल को हम कल्टीवेट करते हैं। जैसे कि उत्तर भारत का क्षेत्र देख लें, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, यूपी का क्षेत्र, तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाया जाता है और एलुवियल सॉइल के कारण ही यहाँ पर हम लोग बेहतरीन कृषि कर पाते हैं और अधिकतम से अधिकतम फसल को उगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सॉइल जो है, ठीक है, ये काफ़ी अधिक रोल इफ़ेक्ट डालती है, रोल इसका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी कृषि को करने में। नेक्स्ट है वाटर यानी जल। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। जल जो है काफ़ी आवश्यक है क्योंकि इसको सिंचाई करना पड़ता है फसलों को। और रेनफॉल इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। वर्षा हमारा कृषि का एक प्रमुख स्रोत है। अधिकतर हम कृषि का जो पैदावार है सिंचाई में हम अधिकतर वर्षा जल का ही उपयोग लाते हैं, क्योंकि सिंचाई का उतना बेहतर हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, सिंचाई का उत्तम प्रबंध नहीं है और हम इसके लिए वर्षा के ऊपर ही डिपेंड हैं। और यहाँ पर वर्षा टाइमली होता नहीं है, ठीक है। कभी अच्छी वर्षा हुई तो अच्छा पैदावार होता है, अच्छा कृषि कर पाते हैं। यहाँ पर इनएडिक्वेट और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, मतलब कि अनियमित है, ठीक है। समय भी निश्चित नहीं है, जिससे क्या होता है कि इसमें काफ़ी समस्याएं आती हैं। कभी कभी वर्षा नहीं होने के कारण सूखा होता है, ड्राफ्ट हो जाता है, ड्रॉट देखने को मिलता है। जबकि अधिक वर्षा के कारण, हैवी रेनफॉल के कारण फ्लड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल के कारण फ्लड्स भी आते हैं, तो ये भी समस्याएं देखने को मिलती है। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज ऑल्सो इंश्योर टाइमली कल्टिवेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अगर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है, प्रॉपर व्यवस्था है, तो हम कृषि को अच्छी कर पाते हैं। तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, वाटर की जो उपलब्धता है, ये काफ़ी इफ़ेक्ट डालती है कृषि को, एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट है क्लाइमेट, जलवायु। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रभाव डालता है कृषि पर, क्योंकि हम सभी को पता है वेट नीड मॉडरेट टेम्परेचर। गेहूं जो है इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, यानी ना ही अधिक गर्मी है ना ही अधिक ठंडा, ठीक है। तो इस प्रकार के जलवायु जहाँ पे होगी वहाँ पे हम वेट का उत्पादन कर सकते हैं, गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं किसी भी फसल के लिए एक अनुकूल दशाएं होती हैं, आवश्यक क्लाइमेट्स होता है। जैसे वर्षा के दिन में कौन सा फसल लगाया जा सकता है, या फिर गेहूं के लिए कौन से तापमान चाहिए, कितना वर्षा चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रभाव डालती हैं। क्लाइमेट में क्या होता है कि हम टेम्परेचर देखते हैं, आर्द्रता देखते हैं, साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार का मौसम रहता है, जिससे वो फसल जो है वो प्रभावित होता है, वो कृषि प्रभावित होती है। तो क्लाइमेट कंट्रोल द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ क्लाइमेट काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, प्रभावित करता है, इफ़ेक्ट डालता है एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है ह्यूमन इनपुट्स, यानी कि मानव निर्मित कुछ कारक हैं, ठीक है। मानव द्वारा कुछ कारक हैं जो काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं, यानी कि कृषि कैसी होगी, किस फसल को उगा सकते हैं, कौन सी फसल हमारे लिए उपयुक्त होगी, ठीक है। इन सभी में मानव भी काफ़ी हद तक इफेक्ट डालता है। मशीनरी ऑफ टूल्स, फर्टिलाइजर्स, मीन्स ऑफ इरिगेशन, लेबर, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा यूज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर ह्यूमन इनपुट्स। इसमें अगर ह्यूमन इनपुट्स में देखें तो टूल्स जो है, औजार हैं, इसके अलावा जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइज़र हैं, इरिगेशन के जो साधन हैं, लेबर हमारे यहाँ जो है, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की जो सुविधा है, ये सारी चीज़ें कृषि को प्रभावित करती है। अब इसको एक एक करके हम देखेंगे। जैसे पहला है मशीनरी ऑफ और टूल्स, जो हमारे यहाँ यंत्र हैं, जो एग्रीकल्चर का टूल्स हैं, ये काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग अनेक प्रकार के टूल्स यूज करते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं हम लोग, और उससे हम रोपाई करते हैं, कृषि को यंत्रों द्वारा हम गेहूं की कटाई करते हैं, उसको थ्रेसिंग करते हैं। तो ये यंत्र जो है काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, यानी कि हमारे पास अच्छा
यंत्र होगा, अच्छे हमारे पास टेक्निक होंगे, तो हम कृषि को अच्छी प्रगति दे सकते हैं, अच्छा कृषि कर सकते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र, यानी कि उर्वरक, जो रासायनिक खाद आते हैं उनको फर्टिलाइज़र बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बायो एंड केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, इसका हम यूज करके, ठीक है, एग्रीकल्चर को इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन में। साथ ही द प्रोवाइडर ऑफ नेसेसरी न्यूट्रेंट फॉर द सॉइल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो फर्टिलाइज़र होता है वो नेसेसरी जो न्यूट्रेंट हैं, जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं, वो प्लांट को उपलब्ध कराता है, जिससे उसका ग्रो हो पाता है, यानी कि फसल को उगाने में नेसेसरी न्यूट्रेंट जो होता है वो फर्टिलाइज़र से प्राप्त होता है। तो फर्टिलाइज़र की जो उपलब्धता है वो भी प्रभावित करती है कृषि को, ठीक है, एग्रीकल्चर को। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन क्या है। एट प्लेस वेयर रेन और रिवर वाटर इज नॉट एडिक्वेटली अवेलेबल, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड और इरिगेशन। जहाँ पे नदी जल उपलब्ध नहीं होता है, रिवर वाटर जो है उसको उपलब्धता नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे हम अनेक प्रकार के सिंचाई के साधनों का उपयोग करते हैं और हम कृषि करते हैं। तो सिंचाई के साधन क्या है कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर जो है उससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट है लेबर, वेरियस इरिगेशन एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड लेबर। बहुत सारे कार्य हैं कृषि में जिसमें लेबर की अधिकतम आवश्यकता होती है। जैसे पेडी फील्ड जो होता है वो लेबर रिक्वायर्ड मांगता है, जिसमें ट्रांसप्लांटिंग पैडी प्लांट्स, जो हम धान की रोपनी करते हैं तो उसमें हम पैडी को प्लांट को एक स्थान से दूसरे स्थान उसको लगाते हैं, बिचड़ा बनाया जाता है, उसमें धान को लगाया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा टी गार्डन्स हैं, ठीक है, इसमें पत्तियों को तोड़ने के लिए, जो चाय के गार्डन्स हैं, उस पत्ती को अलग करने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में लेबर की आवश्यकता होती है। तो लेबर जो है ये भी कृषि को प्रभावित करते हैं। जहाँ लेबर की आवश्यकता कम है या लेबर की उपलब्धता कम है, वहाँ पे कृषि प्रभावित होती है। और एट लास्ट है ट्रांसपोर्ट, यानी परिवहन। इन इरिगेशन ट्रांसपोर्ट इज़ यूज फॉर कैरी क्रॉप फ्रॉम द फील्ड टू स्टोरेज प्लेस एंड टू मार्केट। अगर कोई फसल होता है तो उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए या फिर उसको हम कह सकते हैं कि स्टोरेज करने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट की सेवा होनी चाहिए, परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए कि हम एक स्थान से यानी खेतों से उसको हम बाज़ार तक पहुंचा सके और उसको भंडारित कर सके। तो ट्रांसपोर्ट सुविधा भी चाहिए। हर क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं होती है, जिससे कृषि के जो फसल होते हैं, ठीक है, वो ख़राब हो जाते हैं। तो हरे सब्जी हो गए जो प्लस गन्ना हो गया, तो इनको जल्दी पहुंचाना होता है चीनी मिलों तक, ठीक है, मार्केट तक पहुंचाना होता है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ट्रांसपोर्ट भी, परिवहन भी एग्रीकल्चर को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट डालता है।